28 फरवरी को जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ईडीएलआई के बेनिफिट को बढ़ा दिया गया है। आपको एडिशनल सुविधा दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस का फ़ायदा ले सके। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये ईडीएलआई स्कीम क्या होती है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस दिखा रहा हूँ। आप यहाँ समझ लीजिए कि मुझसे आज के दिन में 28 तारीख को ही एक कंसल्ट किया गया। कंसल्ट में क्या कहा गया था, डेट ऑफ एग्जिट मेरी 31 मार्च 2023 है और डेट ऑफ डेथ 22 अप्रैल 2023 है। अब ये जो पर्सन है ये एक कंपनी के बिहाफ पे मुझसे पूछ रहे थे कि हम इस एम्प्लॉय को क्या हम ईडीएलआई का बेनिफिट दिला सकते हैं। तो ईडीएलआई का बेनिफिट ये कहता है कि अगर कोई मेंबर नौकरी के दौरान एक्सपायर हो जाता है, वो एक नॉर्मल बीमारी से हो या काम करते हुए हो या घर जाते हुए हो, उसके परिवार को इंश्योरेंस के नाम पे 2.5 लाख से लेके 7 लाख रुपीस तक मिलते हैं। ये कंडीशन एक नॉर्मल कंडीशन है। इसके अंदर में पीएफ ऑफिस ने कुछ सुधार किए हैं, कुछ रिलैक्सेशन किए हैं। जैसा कि इस केस में देखिए, यहाँ पे इस वाले केस में मेंबर जो है नौकरी छोड़ के जा चुका था और 22 दिन के बाद में मेंबर एक्सपायर हो गया। हम इसमें ईडीएलआई का बेनिफिट इसको नहीं दिला पाएंगे क्योंकि उसके अंदर में नौकरी में होना ज़रूरी है। एक बेनिफिट यहाँ आपने देख लिया, एक परेशानी आपने देख ली। अब यहाँ पे देखिए पीएफ ऑफिस ने सुधार क्या क्या किया है ये समझ लेना होगा आपको। यहाँ ईडीएलआई में 3 तरह के सुधार किए गए हैं, ध्यान से समझिएगा। ये चीज़ थोड़ा समझना मुश्किल है लेकिन आपको मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये चीज़ जो बताई जा रही है, बोला जा रहा है कि हम बढ़ाना चाहते हैं, इंश्योरेंस के बेनिफिट को बढ़ाना चाहते हैं। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम अपनी स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। ये 3 मॉडिफिकेशन किए गए हैं, मैं आपको तीनों पॉइंट्स बताऊंगा। दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल काम करता हूँ और जब हम प्रैक्टिकल काम करते हैं तो हमें प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में पता रहता है। आप इस चैनल पे जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे प्रैक्टिकल अनुभव पे है। इस प्रैक्टिकल चैनल को आगे तक बढ़ाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। सिल्वर प्ले बटन मुझे मिल चुका है, गोल्डन मिलेगा जब हमारे 10 लाख सब्सक्राइबर होंगे। हमारे मित्र का कहना है कि हम जो है 10 लाख कभी नहीं कर सकते, अगर आप लोग सहयोग करें तो 10 लाख एक महीने में भी पूरे हो सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको जो जानकारी देता हूं, मुझे पता है कि मैं प्योर जानकारी देता हूं, रियल जानकारी देता हूं, इसलिए कृपया करके आप सपोर्ट ज़रूर करें। हम यहाँ पे वापस आते हैं ईडीएलआई स्कीम को समझने के लिए। इस स्कीम के अंदर में आपको 3 पॉइंट जैसा मैंने बताया। सबसे पहला बेनिफिट जो दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा, ईडीएलआई में बोला जाता है कि कोई भी मेंबर कम से कम 12 महीने तक नौकरी लगातार कर रहा हो तभी हम जाके आपको ये वाला बेनिफिट देंगे। 2.5 लाख से 7 लाख वाला बेनिफिट देंगे। अब ये 2.5 से 7 लाख एक इंश्योरेंस का अमाउंट है। आपका पीएफ भले ही मान लो 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, 400 रुपये हो, 10 लाख रुपए हो, कितना भी हो, ये इंश्योरेंस का पैसा आपका पीएफ का पैसा नहीं है, ये अलग से दिया जाता है। तो पीएफ मेंबर मान लो कि 6 महीने नौकरी करी उसने और मेंबर एक्सपायर हो गया तो उसको इस इंश्योरेंस का कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, मिनिमम वाला बेनिफिट नहीं मिलता था। उसको 2.5 लाख रुपए नहीं मिलते थे। किसी को मैंने देखा है 10,000 रुपये मिल गए, किसी को 15,000 रुपये मिल गए, किसी को जो है 13,400 ऐसे रुपये मिल गए। तो उस चीज़ को सुधार करते हुए इन्होंने कहा है कि अब अगर कोई मेंबर 1 साल कंप्लीट नहीं भी करता है तो भी हम उसको मिनिमम 50,000 रुपये देंगे ही देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि अब जो है, जहाँ पे हम ये समझते थे कि मिनिमम 2.5 लाख रुपए जो है मिलेंगे, अब उसको एक मिनिमम के तौर पे मान लीजिए 50,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बेनिफिट पहले नहीं दिया जाता था, ये बेनिफिट 50,000 वाला पहले नहीं था। ये इंट्रोड्यूस किया गया है, उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि पहले मान लो 6 महीने काम किया, 7 महीने काम किया, वो एक्सपायर हो गया। पहले उसको 10,000 12,000 रुपये मिलता बेस्ड अपॉन कितने महीने की सर्विस की है, कितना उसका पीएफ बैलेंस है, उसके हिसाब से उसको 10-12 हज़ार रुपये मिलते। लेकिन अब उस बेनिफिट को बढ़ा के कम से कम 50,000 रुपये कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि इस बेनिफिट के हिसाब से पुराने हिस्ट्री को देखते हुए 5,000 एक्स्ट्रा केसेस को दिया जा सकेगा। ये वाला पैसा मतलब 50,000 जो अमाउंट है
इनका ये अनुमान है कि 5,000 लगभग केस ऐसे आते हैं जहां पे इस तरह हमें देना पड़ेगा। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, यहाँ पे करोड़ों रुपए देने को पीएफ ऑफिस तैयार है। ये हमारा था पहला, सबसे पहला वाला बेनिफिट। इसका जो है ना बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। बहुत सारे लोग ना, छोटी नौकरी होती है, कम काम किया होता है और उसको कुछ नहीं मिलता ईडीएलआई के नाम पे, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग पीरियड, आफ्टर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग पीरियड का मतलब ये है कि मान लो कि कोई मेंबर जो है वो जून में नौकरी छोड़ के चला गया, उसने कोई जानकारी नहीं दी, बिना जानकारी के वो मई जून में जाके फिर वो अगस्त में जाके वो एक्सपायर हो गया, कंपनी वालों ने उसको निकाला नहीं है। कंपनी वालों ने अगर उसको नहीं निकाला है तो पीएफ ऑफिस का ये कहना है कि अगर वो कंपनी में बिना बताए चला जा रहा है और 6 महीने तक भी वो एक्सपायर हो जाता है, यहाँ पे देखिए, नाउ इफ मेंबर पास अवे विद इन 6 मंथ्स ऑफ देयर लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव, अगर मान लो कि जून में वो गया, जून में पैसा उसका जमा हुआ था और उसके 6 महीने के अंतराल में उसको कुछ हो जाता है, तो उसको ईडीएलआई का बेनिफिट मिलेगा। उसको ये 2.5 लाख से 7 लाख वाला बेनिफिट मिलेगा। ये बात कही जा रही है यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट में। और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 14,000 लोगों को, मतलब 14,000 लोग तो गया ना, मेंबर को फायदा मिलेगा। ठीक है, अगला हम पॉइंट देखते हैं, कंसिडरेशन ऑफ सर्विस कंटिन्यूटी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, कंटिन्यूटी का मतलब ये होता था कि पीएफ ऑफिस का ये कहना है कि आपने एक कंपनी में काम छोड़ा, दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया, तो जैसा मैंने आपको पहले नंबर पॉइंट में बताया था कि कम से कम 12 महीने की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे 11 जून को छोड़ा गया है तो तुरंत 12 जून को ही उसने अगली कंपनी में ज्वाइन कर लिया हो, तभी उसको कंटिन्यूस सर्विस मानी जाती है। ये कंटिन्यूस सर्विस का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये 12 महीने वाली कंडीशन को पूरा करना होता है कि कम से कम 12 महीने उसने एक जगह पे नौकरी करी हो। अगर ऐसे करने के बाद में वो एक्सपायर होता है तभी उसको बेनिफिट मिलता है। तो पहले ये होता था कि अगर उसने मान लो 6 महीने यहाँ काम किया और मान लीजिए कि उसने जो है 7 महीने यहाँ काम किया, तो 7 और 6 13 महीने हो गए। अब इस 13 महीने को तभी कंसिडर किया जाता था जब मान लो ये एग्जिट डेट के तुरंत अगले दिन ही उसने कई नई कंपनी ज्वाइन कर ली। अगर इस दोनों के ज्वाइनिंग और इसमें 1 दिन या 2 दिन का भी गैप होता था तो उसको नहीं माना जाता था, उसको इस वाले बेनिफिट को नहीं दिया जाता था, कंटिन्यू सर्विस नहीं मानी जाती थी और उनको जो है कम अमाउंट दिया जाता था, उनको पूरा 2.5 लाख रुपए वाला मिनिमम बेनिफिट नहीं मिलता था। अब इस चीज को सुधार कर दिया गया है। इसको सुधार करके रिलैक्सेशन दिया गया है। कितना रिलैक्सेशन दिया गया है, यहाँ पे 1-2 दिन को हटा के यहाँ पे पूरे पूरे 2 महीने का गैप दिया गया है, अलाउड कर दिया गया है। मतलब ये है कि अगर मानो यहाँ 7 महीने नौकरी करी है, उसके बाद वो 1 महीने के लिए बेरोजगार हो गया, 1.5 महीने के लिए बेरोजगार हो गया, अगर 2 महीने के अंदर अंदर उसने किसी नई जगह नौकरी ज्वाइन कर ली तो हम पुरानी कंपनी और नई कंपनी दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को मान लिया जाएगा कि ये दोनों कंटिन्यूस सर्विस में ही है। इससे फायदा कितने लोगों को मिलने वाला है ये आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ जो अनुमान लगाया जा रहा है करीब 1000 केसेस में इस तरह से फायदा होने वाला है इस थर्ड नंबर कंडीशन से। तो यहाँ अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग लोगों को फायदा बताया जा रहा है। 5000 यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, 5000 परिवारों को, यहाँ 14,000 परिवारों को बेनिफिट हो रहा है और यहाँ पे 1000 परिवारों को बेनिफिट हो रहा है। कुल मिला के लगभग 20,000 परिवार ऐसे हैं, 20,000 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को यहाँ पे परिवार को फायदा होगा अगर उनके मेंबर इस तरह से एक्सपायर हो जाते हैं। पहले उनको ईडीएलआई का कम बेनिफिट मिलता था, अब जाके उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, देखिए मैं यहाँ पे आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे कंसल्टेशन आते हैं, मैं उन्हें यही बताता हूँ कि आपको तो चला गया, अब आपके मेंबर होने के नाते आपकी 2-3 जिम्मेवारियां हैं जो आपको हमेशा अपने पीएफ के अंदर ठीक करनी है। वो अगर आप नहीं करते हैं आपके परिवार को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आप मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको
प्रैक्टिकल केस बता रहा हूँ जो अभी मैंने दिखाया था, जहाँ पे मेंबर एक्सपायर हो गया। अब क्या है, उनकी पत्नी है और उनके छोटा बच्चा है। वो पत्नी और छोटा बच्चा चक्कर लगा रहा है इधर उधर। कंपनी वाले को मैंने बोला आप इसे ईडीएलआई का बेनिफिट नहीं दे सकते हैं, उस मेंबर का आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है। तो सबसे पहला जो ज़रूरी काम है वो ये है कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ही चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका नॉमिनेशन अपडेट होना चाहिए। अगर नॉमिनेशन अपडेट नहीं है, आपको कुछ हो जाता है, पैसे किसको मिलेंगे, इस चीज़ के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। कई बार जो माता पिता हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बहू को पैसा मिले, फिर बहू नहीं चाहती है कि माता पिता को पैसा मिले, तो ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। आप अपना मैरिटल स्टेटस अगर बदल चुका है तो मैरिड अनमैरिड वाला जो है अपडेट करें, नॉमिनेशन सही भरें। बच्चों की डिटेल बहुत सारे लोग नहीं भरते हैं, सिर्फ पत्नी की डिटेल भरते हैं। बच्चों की डिटेल भरना ज़रूरी है, तभी उनको बच्चों को भी चिल्ड्रन वाला वो बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई मैरिड पर्सन एक्सपायर होता है तो उनकी वाइफ को मिलता है और चिल्ड्रंस को मिलता है, बच्चों को मिलता है 25 साल की एज तक। मानो कि 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को मिलेगा, छोटा छोटा बेनिफिट मिलता है। यहाँ कोई आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। वाइफ को मिलेगा, जब तक वाइफ मान लो कि मैरिज नहीं करती है तब तक वाइफ को मिलता रहेगा, बच्चों को मिलता रहेगा 25 साल तक। अगर मान लीजिए बच्चे 4 हैं तो 2 बच्चे, पहले 2 बच्चों को मिलेगा, फिर जब 2 बच्चे 25 क्रॉस कर जाएंगे तो उसके बाद वाले 2 बच्चों को मिलेगा। तो इस तरह के बेनिफिट यहाँ मिलते हैं। इंश्योरेंस नहीं, ये वाला मैं बेनिफिट कह रहा हूँ पेंशन वाला, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो मैंने अभी आपको केस दिखाया था, उसके केस में जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है, क्योंकि मेंबर का ऑनलाइन लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसे हम पुराने आईडी में से ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक से ज़्यादा कंपनी में काम करते हैं तो आपको अपने सभी कंपनीज़ को लेटेस्ट कंपनी में लाना चाहिए। इसका वजह क्या है? वजह यह है कि अगर डेथ क्लेम फाइल किया जाएगा तो सबसे लास्ट कंपनी से ही पैसा अप्लाई हो सकता है। सबसे लास्ट कंपनी में जो पैसा पड़ा होगा वही डिसाइड करेगा आपको ईडीएलआई कितना मिलने वाला है, आपका पेंशन कितना बनने वाला है, आपको पीएफ कितना मिलने वाला है। तो अगर पैसे अलग अलग जगह पड़े हुए हैं तो उन पैसों को पहले ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और ट्रांसफ़र करने के बाद जब सारा वैल्यू एक जगह कलेक्ट हो जाता है उसके बाद ही आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझाया है। मैं मानता हूँ कि मैंने जो बताया है ये आपको बहुत अच्छे से बताया है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या जो मैंने आपको बताया है वो आपको वैल्यूएबल लगा है? मैं जानता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पीएफ में डेथ क्लेम के ही एक्सपर्ट हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं, बोलते हैं हम सिर्फ और सिर्फ डेथ क्लेम करवाते हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा जेन्युइन रहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 20% ले लेते हैं, 25% ले लेते हैं, कई लोग आधा आधा ले लेते हैं। मतलब अगर परिवार को 2 लाख मिलना है तो वो लोग 1 लाख रुपए ले लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि परिवार से इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। आप 10% ले सकते हैं, 15% ले सकते हैं। तो मेरा यही कहना है पीएफ मेंबर्स से, अगर आपका पीएफ है तो उसको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेवारी है। कि एक्सपायरी डेट कहीं पे भी आपकी बॉडी में नहीं लिखी है, ना मेरी बॉडी में लिखी है, ठीक है। कहीं भी चेक कर लेना, आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी कहीं नहीं लिखी है। तो आपके पीएफ में ये चीज़ें आप ठीक ज़रूर रखें, ताकि जब भी आपको अगर कभी कुछ हो जाता है तो फिर आपके परिवार को भटकना नहीं पड़ेगा, उनको लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे अपने मेहनत के पैसे लेने के लिए, ठीक है। अगर वीडियो से सहमत हो आप ज़रूर से कमेंट में बताएं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। ये सिल्वर है, इसको गोल्ड कर दो ना यार, क्या लगता है आप लोगों का? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।